In the name of OBC, in the name of SC, in the name of reserved classes, जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, हम किसी के कहीं पे काम करने के विरोध में नहीं है अध्यक्ष जी। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। हम किस तरह का काम करें कि आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन थैंक यू, सैल्यूट एक बार फिर मुन्ना चौहान जैसे विधायक को जिनने कॉन्सेप्ट को समझाया। सभी पूर्व सैनिक सवाल दल का नहीं, एक बार फिर कह रहा हूं, ऐसे विधायकों को, ऐसे सांसदों को, ऐसे नेताओं को चुनकर लोकसभा भेजें ताकि वो आपका प्रतिनिधित्व करें, जिससे आपको अपने अधिकार मिले। तो पूर्व सैनिक सभी इसी प्रकार के लोगों का ही साथ देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। आज बात करते हैं उत्तराखंड के डेमोग्राफी बैलेंस की। जो उत्तराखंड के विधानसभा में जो मुन्ना सिंह चौहान ने कहा, वो किस विषय पर कहा और क्यों? क्योंकि इससे पहले यूसीसी को भी बिना चर्चा के पास किया गया पहला विधेयक था, जो बिना चर्चा के सीधे लागू किया गया, जिसमें उत्तराखंड में 1 साल पहले से जो भी रह रहा है उसे स्थायी नागरिक मान लिया गया, जो कि गलत था। इसी प्रकार का एक विधेयक पास होने जा रहा था, जिसका मुन्ना सिंह चौहान जैसे विधायक ने जोरदार खंडन करा कि बिना चर्चा के उत्तराखंड के डेमोग्राफी के लिए ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें कौन शामिल होंगे? ओबीसी की जब बात हो रही थी, बाहर वाले भी शामिल होंगे तो क्या 60 से 70% हो जाएगा? फिर उत्तराखंडी क्या उत्तराखंडी रह पाएगा? तो मैं सैल्यूट करता हूं परिहार विजय पथ की तरफ से। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक सब आपके साथ हैं। सवाल पार्टी का नहीं, सवाल व्यक्ति का है, सवाल कॉन्सेप्ट का है, सवाल नॉलेज का है, सवाल दूरदर्शिता का है, सवाल उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट और इसकी अस्मिता का है। सबसे पहले देखिए कि विधानसभा सत्र में मुन्ना सिंह चौहान ने क्या कहा। ये केवल नगर पालिका और नगर निगमों में आरक्षण तक सीमित नहीं है अध्यक्ष जी। मेरे चिंता का कारण यह है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में, फ्रंटलाइन स्टेट में, बॉर्डर स्टेट में, यहां की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। और जब हम ऑफिशियली इस बात को कहने लगेंगे कि हाँ इतने ओबीसी, हमने तो क्या किया, कैसे सर्वे हुआ अध्यक्ष जी? सर्वे ऐसे हुआ कि साहब आप कौन है? कि हम तो यादव हैं, हो गए जी ओबीसी। आप कौन है साहब? हम तो क्या है, हम तो अंसारी जी, हो गए ओबीसी। कास्ट बेस्ड चीजों के लिए भारत सरकार के तमाम सारे कोर्ट्स के रिटन जजमेंट और रूल्स लेट डाउन है कि जाति का जो निर्धारण होता है वो माता पिता से होता है, कहां हम रह रहे हैं उससे जाति का निर्धारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए जिस जिले से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिस जिले से आदरणीय सौरभ जी आते हैं, वहां नमो शूद्र जाति के लोग रहते हैं। वो पश्चिम बंगाल से होकर के यहां रहने आए, वो यहां रह रहे हैं, उसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां एक अभियान चला कि इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है। द मैटर वेंट राइट अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल के यहां गया। ये इसलिए टर्न डाउन हुआ कि जो जाति का सर्टिफिकेट है, जो जाति का रिकॉग्निशन है, जो जाति की पहचान है, वो स्टेट स्पेसिफिक है। जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। जो हिमाचल का ओबीसी है, वो हिमाचल का ओबीसी, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग मैरिज ऑफ अ वुमेन और मैरिज टुगेदर, मैन और वुमेन, द मैरिज डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द कास्ट। यदि एक सामान्य जाति की महिला एक एससी जाति के उत्तराखंड के किसी व्यक्ति से शादी कर लेगी तो एससी की नहीं हो जाएगी, वो सामान्य की ही रहेगी। या सामान्य जाति की यदि कोई एससी की कोई सामान्य जाति से शादी करेगी तो एससी की रहेगी। लेकिन शर्त ये होगी कि यदि उत्तराखंड की एससी होगी तो उसको एससी का बेनिफिट यहां मिलेगा, यदि उत्तराखंड की एससी नहीं है तो उसको बेनिफिट यहां नहीं मिलेगा। कायदा इन द नाम ऑफ ओबीसी, इन द नेम ऑफ एससी, इन द नेम ऑफ रिजर्व क्लासेज, जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, हम किसी के कहीं पे काम करने के विरोध में नहीं है अध्यक्ष जी। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। हम किस तरह का काम करें कि आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन
किसी प्रदेश की अपनी एक डेमोग्राफी की कुछ आप जबान से बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। बहुत सारी चीजें डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बिना बोले भी समझा जा सकता। तो इसके मौलिकता को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं राज्य के। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे में निश्चित रूप से सरकार शुड कम आउट विद कैटेगरिकल स्टेटमेंट कि सरकार इसमें करेगी क्या इसको लागू करने से पहले। ऐसा तो नहीं थी कि मजबूरी में हमने आज पास कर दिया और फिर उसके बाद हो गया, हम अपने घर को गए, सरकार अपने घर को गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है। मुन्ना सिंह चौहान जी ने तो ओबीसी दर्जे के मिलने के कारण जो डेमोग्राफी में जो अंतर आएगा, जो जनसांख्यिकी में जो अंतर आएगा, उसकी बात की। लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन की। हमारे पूर्वजों ने 5% भूमि मात्र पर खेती की और बाकी सारा जंगल छोड़ दिए। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से भी उत्तराखंड का पूरे एशिया महाद्वीप, पूरे विश्व और भारत और क्या योगदान देती है। और जब आप पूछते हैं कि उत्तराखंड देता क्या है देश के लिए, तो सबसे पहले पर्यावरण देता है, जो कि वेस्टर्न से आने वाले जियोग्राफी चैनल, डिस्कवरी चैनल चलाने वालों ने दिखाया अपने चैनल पर। गंगा एक खोज जो करोड़ों का चैनल है, लेकिन दिया तले अंधेरा होता है। हमारे खुद उत्तराखंड में क्या चीजें हैं उसे हम समझने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। तो आज बात करूंगा इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ हिमालय, पर्यावरण ऑफ हिमालय और उसके लिए पूरे देश के लिए योगदान, जिससे गंगा नदी निकलती है और उसकी सहायक नदियां निकलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र की और उसके जनजीवन की, शिवालिक पहाड़ियों की। उत्तराखंड की अगर पार्टिकुलर बात की जाए तो दो चीजें सामने आते हैं। इसके तीर्थाटन कहो या तीर्थ धर्म स्थल कहो, टूरिज्म कहो या फिर यहाँ का पानी कहो, क्योंकि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। पानी लगातार दुनिया में घटता जा रहा है। एक दिन गंगा नदी का अस्तित्व कहीं समाप्त होना जाए। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जब ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो उसके अस्तित्व क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को जोड़ने की आज कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय पश्चिम मध्य खंड, जो कि यानी अगर देखा जाए तो सतलुज नदी के ईस्ट यानी हिमाचल प्रदेश के पूर्व की तरफ, और आगे चलकर जब कुमाऊं क्षेत्र आता है उसके काली नदी तक के क्षेत्र तक 200 मील जो बराबर होता है 320 किलोमीटर का ग्लेशियर है। और इसे के साउथ में जो शिवालिक रेंज है, जो नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय यानी ग्रेट हिमालय का क्षेत्र पड़ता है, जस्कार रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज, पीर पंजाल रेंज और आगे जाकर बनता है कराकोरम रेंज। फौजी होने के नाते मैंने बहुत सारे ऐसी जगहों पर नौकरी कर रखी है जो ग्रेट हिमालय रेंज से ऊपर का विंटर डेजर्ट जिसे कहते हैं, लेह लद्दाख का क्षेत्र और बटालिक सेक्टर, उस पर कभी वीडियोज बनाएंगे। लेकिन आज फोकस अपनी बात पर रखते हैं कि यह नेपाल के नॉर्थ ईस्ट के ढलान पर बसा हुआ उत्तराखंड की शिवालिक पहाड़ियां, इसका ग्लेशियर मैंने आपको बता दिया, 320 किलोमीटर लंबा जो हिमालय है, उसका योगदान सारे देश के लिए क्या है उस पर बात करते हैं। तो पहले करते हैं कुमाऊं क्षेत्र के नदियों की बात। कुमाऊं क्षेत्र में जो मुख्य नदी है उसे कहा जाता है काली नदी। काली गंगा को कैलो पानी, कैलो कैलो छेलो छेलो, बहुत पहले गोपाल बाबू गोस्वामी ने गाया था। उन्होंने उस प्रकृति के कॉन्सेप्ट को पकड़ा था जिसे हम भूल रहे हैं। उसकी दो सहायक नदियां भी हैं, रामगंगा और सरयू। सरयू किनारे अयोध्या भी बसा है, जो आपके भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। और उसकी तो वो मैदानी क्षेत्रों के इलाके में जाकर उसे शारदा भी कहते हैं। शारदा नदी का कुछ भाग नेपाल से भी आता है। अंततः इसे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जब इसे घाघरा नदी मिल जाती है तो इसका नाम काली गंगा पड़ जाता है। तो काली गंगा बिहार के छपरा इलाके में जाकर गंगा से मिल जाती है। अब मुख्य कॉन्सेप्ट आते हैं कि गंगा इज द ग्रेट रिवर। गंगा एक खोज पर आते हैं। वापस जब कुमाऊं क्षेत्र समाप्त हो जाता है तो लेफ्ट हैंड कहिए या फिर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश के नदी सतलुज के बाद के जो इलाका है वहां पर मुख्य नदी गंगा, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तरकाशी के पहाड़ों से, और उसकी मुख्य सहायक नदी जो कि कालिंदी पर्वत से निकलती है, इसलिए उसको कालिंदी भी कहा जाता है। वो यमुनोत्री यानी यमुना उसकी सहायक नदी है। आगे जाकर गंगा, जमुना, सरस्वती प्रयागराज में जाकर मिलते हैं। तो एक अब्दुल रहीम खान खाना जो प्रसिद्ध
कवि हुए थे भक्ति काल के, उनने कहा था मानस हूं तो वही रसखान, बसूं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो खग हूं तो कहां बसु मेरो, बसूं जो खग हूं तो कहां बसु मेरो, मिल कुल कदम्ब किनारे, कुल कदम्ब की नदियां के किनारे जो वृक्ष होते हैं उनमें बसेरा हुआ, इसलिए कालिंदी भी यमुना को कहा जाता है। इसलिए अब आगे की बात करते हैं कि गंगा का अस्तित्व और उसकी सहायक नदियां। गंगा एक प्रमुख नदी है, जब वो ग्लेशियर गंगोत्री से आता है तो उसे भागीरथी कहा जाता है। भगीरथ प्रयासों से निकली, अनंत प्रयास से निकली भगवती गंगा, जिसे आप कहते हैं कि स्वर्ग में, जिसे शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ग से आई और शिव जटाओं में सिमटकर एक गंगा की धार बनी। कहने का मतलब सारा ग्लेशियर एक साथ टूट गया तो तबाही मच जाएगी, सब कुछ बह जाएगा, और उस 320 किलोमीटर के बर्फ या उससे बड़े भाग को ही, पूरे हिमालय पर्वत को ही शिव जटा माना जाए, जिसमें ग्लेशियरों को धीरे धीरे पिघलकर एक निश्चित मात्रा में पानी जाकर समुद्रों से मिलता है। मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। गंगा के ईस्ट में यदि चला जाए आप तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है और कैल पर्वत से कैल गंगा निकलती है। देवाल संगम में पिंडर नदी उसका नाम होता है, हमेशा प्रधान नदी का नाम दिया जाता है। यदि करण प्रयाग आओ, अलकनंदा कुंड से निकलने वाली अलकनंदा का मिलन करण प्रयाग में होता है, वहां पर से उसे अलकनंदा कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ क्षेत्र से आने वाली नदी नंदाकिनी का उसमें संगम होता है और आगे नदी बढ़ते रहती है, और मां भगवती गंगा भागीरथी जब उत्तर काशी टिहरी से होते हुए देवप्रयाग आती है और उन दोनों नदियों का अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन होता है, वहां पर से उसे गंगा कहा जाता है। वो भी एक तीर्थ है देवप्रयाग, और जाकर हरिद्वार जैसे एक तीर्थ स्थल में आने के बाद पूरे उत्तर भारत का चक्कर काटते हुए, जैसा कि पहले ही कह चुका हूं, प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, उस कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं जा रहा हूं, वहां पर भगवती गंगा का मिलन तीन नदियों से, तीनों का मिलन होता है, गंगा जमुना सरस्वती। आगे जाकर गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहां पर के स्थान को गंगा सागर कहा गया है। यहाँ पर परशुराम ने अपना फरसा फेंका था। अंत में अपने उद्देश्य को पूरा हो जाने के बाद वहां आज गंगा सागर में एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो अभी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। गंगा सागर का वह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी कहलाता है, जो हिंद महासागर का लेफ्ट विंग कहिए या आप उत्तर पूर्वी हिस्सा कहिए, वहां पर एक बहुत बड़ा सागर है। हालांकि उस सागर की गहराई उतनी नहीं बताते हैं, लेकिन पश्चिमी प्रबल हवाओं के प्रभाव से और उत्तर की गर्मियों के प्रभाव से वर्षा जो वहां पर होती है, और ईस्ट के वर्षा वनों के पहाड़ों से टकराकर सर्वाधिक बारिश होते होते दिल्ली, उत्तराखंड और शेष अर्ध भारत कहिए या लगभग भारत के हिस्सों और दक्षिण के कुछ हिस्सों में बरसात होती है। मानसून का एक हिस्सा जो चलकर उत्तराखंड तक आता है, और आजकल वही मौसम है, बरसात का मौसम है। इस प्रकार प्रकृति का एक चक्र चलता है, जिसका मनुष्य का जीवन चक्र होता है, पैदा होने से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे से लेकर मृत्यु और नया जीवन और नए बच्चे का पैदा होना। इसी प्रकार जल चक्र जीवन चक्र से मेल खाता है, और दोबारा बारिश होती है, दोबारा ग्लेशियर बनते हैं और ग्लेशियरों में पानी रहता है और नदी अनवरत चलती है। यदि यह चक्र टूट गया तो तबाही मच जाएगी, जल समाप्त हो जाएगा। इसलिए ट्राइवर्स को दर्जा दें, पहाड़ी व्यक्तियों को स्पेशल दर्जा दें, उनके जल जंगल जमीन की समस्याओं को, उनके भू कानून की समस्याओं को, 5th शेड्यूल को, ये सब यूं ही नहीं कह रहे हैं, वो एक कॉन्सेप्ट है। सीधे सीधे अन्य राज्यों की तरह उसकी तुलना नहीं करें, ये हिमालय का एक मुकुट है। शेष जम्मू कश्मीर और हिमाचल की बात की जाए, सतलुज और उसकी सहायक नदियां जाकर मिलती हैं अरब सागर में, जहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलता है और वो सर्दियों में वर्षा की जिम्मेदार होती हैं। पहाड़ों में एक विशेष किस्म की वर्षा और होती है, जिसे आप वाष्पन बारिश के नाम से जाते हैं। पेड़ पौधों की बनावट में अंतर आने के कारण, चीड़ के व्यापक प्रसार के कारण अब वो वर्षा भी विलुप्त होने के कगार पर है। उस पर इकोलॉजिकल बैलेंस हिमालयाज के सीरीज में जब मेरा पांव ठीक हो जाएगा, जमीन पे जाऊंगा, तो उस वीडियोस को तब बनाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। थैंक यू, सैल्यूट एक बार फिर मुन्ना चौहान जैसे विधायक को, जिनने कॉन्सेप्ट को समझाया। सभी पूर्व सैनिक सवाल दल का एक बार फिर कह रहा हूं, ऐसे विधायकों को, ऐसे सांसदों को, ऐसे नेताओं को चुनकर लोकसभा भेजें, ताकि वो आपका प्रतिनिधित्व करें, जिससे आपको अपने अधिकार मिले। तो पूर्व सैनिक सभी इसी प्रकार के लोगों का ही साथ देंगे। ये ऑन कैमरा ऑन वीडियोज बोल रहा हूं। तो आपको इकोलॉजिकल बैलेंस हिमालय और डेमोग्राफी को मिलाते हुए क्या जरूरत उत्तराखंड की विशेष है, इसे इस वीडियो के माध्यम से पूरा देश, पूरा केंद्र सरकार, पूरी जनता, पूरे देश इसे सुने
और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।